ठीक है। सो एमडी कैट केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सारे जो है हमारे पास मिक्स एमसीक्यूज़ हैं। तो टोटल इसमें इस पीडीएफ के अंदर 1250 एमसीक्यूज़ हैं, 1250 एमसीक्यूज़ हैं। कंप्लीट पीएमडीसी सिलेबस है केमिस्ट्री के सिर्फ। तो सीक्वेंस वाइज ही चल रहा है। तो इसमें तमाम चैप्टर मिक्स होके आते हैं, प्रैक्टिस के लिए होता है ये। इसमें चैप्टर वाइज नहीं है ये, इट इज़ मिक्स ना। तो किसी भी चैप्टर से कोई भी एमसीक्यूज़ आ जाएगा तो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंपाउंड। इन चारों में से कौन सा एक कंपाउंड है? तो आंसर बताएं। सो वाटर, सी ऑप्शन। सो दिस इज़ अ कंपाउंड, अदरवाइज ऑल अदर आर मिक्सचर्स। तो सी ऑप्शन करेक्ट। इसमें भी सारे आंसर्स मेंशन किए हुए मैंने इस पीडीएफ में। तो वो तमाम 1250 एमसीक्यूज़ के, ठीक है। सेकंड, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ डैश। एटॉमिक नंबर किसकी तादाद को बताता है? बी प्रोटॉन्स हो सकता है, वैसे इलेक्ट्रॉन्स भी बताते हैं न्यूट्रल एटम के लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ओनली जैसे कि नहीं हो सकता। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, प्रोटॉन्स। मोस्ट प्रोबेबली ये प्रोटॉन्स को बताता है। इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ न्यूट्रल एटम के लिए बताएगा, अदरवाइज नहीं। उसके बाद क्वेश्चन 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसोटोपिक। इन चारों में से कौन एक आइसोटोपिक पेयर है, कौन आइसोटोप है? आइसोटोप जो सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर्स। तो कार्बन 12, कार्बन 13 ये आइसोटोप्स हैं। तो बहुत आसान एमसीक्यूज है, इतना मुश्किल नहीं है। फोर्थ है विच टेक्निक इज़ यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड। सॉल्ट और सैंड के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए कौन सा टेक्निक यूज़ किया जाएगा? मतलब अगर हमने एक मिक्सचर बनाया है, सॉल्ट और सैंड को मिक्स कर दिया है, फिल्ट्रेशन एंड एवोपरेशन। फिल्टर करेंगे और एवोपरेट करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही। हाँ, सी ऑप्शन होना चाहिए। तो दोनों प्योर स्टेट में आपको ऑब्टेन हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में, बिल्कुल सही। फिल्ट्रेशन एंड एवोपरेशन। फिफ्थ है रिलेटिव एटॉमिक मास इज वेट एवरेज ऑफ आइसोटोप कंपेयर्ड विद डैश। कार्बन 12 आइसोटोप से जब कंपेयर किया जाता है किसी भी एटम के मास को, सो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। सही है, ये सारे तो पता है ना आपको। ये 6 है विच वन हैज़ द स्मॉलेस्ट साइज। सबसे स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस किसका होगा? DCl माइनस Na+, क्योंकि सबसे कम शेल इसी के पास होंगे। इट कंटेन्स 1 शेल वाइल अदर्स कंटेन्स 2 शेल्स। दैट्स वाई हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, Na+। सेवन्थ, इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? ये थर्मोकेमिस्ट्री से एमसीक्यूज है आपका। एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। 8 है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 मोल्स ऑफ वाटर इज डैश। सी ऑप्शन 1.204 एक्सपोनेंट 24। चूँकि एवोगाड्रोस नंबर का फॉर्मूला आपने लगाया इसके अंदर है, एवोगाड्रो नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर ये हमारा आ गया, ठीक है, गुड। 9th है विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आइसोटोप। बी ऑप्शन, सेम प्रोटॉन्स होते हैं, डिफरेंट न्यूट्रॉन्स होते हैं। सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन 10 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योर सब्सटेंस। इसमें से प्योर सब्सटेंस कौन सा है? सी डिस्टिल्ड वाटर प्योर सब्सटेंस है, बिकॉज ये कंपाउंड है। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर मेंट टू बी प्योर सब्सटेंसेस इन केमिस्ट्री। ओके, गुड। नेक्स्ट 11th है द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज डैश। ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? बी ऑप्शन हो गया, CH2O, ठीक है। क्वेश्चन 12 है विच क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द शेप ऑफ ऑर्बिटल। शेप ऑफ ऑर्बिटल कौन सा क्वांटम नंबर बताता है? प्रिंसिपल, मैग्नेटिक, एजिमुथल या स्पिन? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको साइज बताते हैं ऑर्बिटल का। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन द स्पेस। एजिमुथल क्वांटम नंबर आपको शेप बताता है ऑर्बिटल का। स्पिन क्वांटम नंबर आपको स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है उस ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है, ये चीज़ है।
तो चूँकि आप साइज शेप पूछ रहे हैं, तो शेप तो SPDF से पता लगता है, जो एजिमुथल क्वांटम नंबर बताता है कि इधर जो शेप है वो स्फेरिकल है कि डम्बेल है कि कॉम्प्लेक्स है। तो इसका हमारे पास C ऑप्शन होना चाहिए। दिस इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। इसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 4 अलग अलग वैल्यूज़ हो सकती हैं। सो C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे इसमें, ठीक है। क्वेश्चन 13 है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन परऑक्साइड इज डैश। हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? -1। इसको तो दो तरीका इसको पहचानने का है। एक तरीका तो इसका नाम है, चूँकि हाइड्रोजन परऑक्साइड्स है और परऑक्साइड्स के अंदर ऑक्सीजन हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा निकाल भी सकते हैं, जैसे H2O2 है, H2 × O2 = 0, ये हो गया +1 × 2 × O × 2 = 0, ये हो जाएगा 2 × O × 2 = 0, O बराबर हो जाएगा -2/2, ये -1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो B ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज हमें पता है कि ऑल द परऑक्साइड्स हैव -1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। 14th है, एवोगाड्रोस नंबर इज डैश। एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है बेटा? C होता है 6.02 exponent 23। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, ये जो MCQs मैं आपको करा रहा हूँ, ये चूँकि IBS अक्खर के अकॉर्डिंग है, चूँकि IBS अक्खर जो है उसके भी MCQs का लेवल इजी है बनस्बत NTS या बाकी के, तो दैट्स वाई उसी लेवल के लिहाज से MCQs यहाँ पर चल रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं, जैसे अभी गुज़श्ता 2-3 सालों से जो MCQs की प्रैक्टिस, जाहिर सी बात है कि मैं ईजी MCQs की प्रैक्टिस कराता हूँ, चूँकि इसी तरह के MDCAT में आ रहे हैं पास्ट पेपर्स के अंदर 2021-22 से इसी तरह से आ रहे हैं। तो अक्सर स्टूडेंट चूँकि वो पुराने मेंटालिटी से चल रहे होते हैं, तो वो डिफ़िकल्ट MCQ सोच के चल रहे होते हैं कि बहुत ही कोई टफ़ MCQs आपके आएंगे। पहले आया करते थे, NTS जब लिया करती थी टेस्ट, तब की बात है। देन द MCQs वर टू मच डिफ़िकल्ट और टू मच डिफरेंट, बट तो अब नहीं। अच्छा, वो MCQs मैंने अपलोड भी किए हैं। इस तरह से मैंने रेड स्पॉट के MCQs भी अपलोड किए हैं। अगर जिसको आपको जाहिर सी बात है कोई देखता नहीं, जो कि डिफ़िकल्टी लेवल अब वो है नहीं। रेड स्पॉट के MCQs लाइक A लेवल्स के, जो O लेवल्स के MCQs होते हैं, वो बहुत टफ होते हैं। वो भी मैंने अपलोड किए हुए। एक वक्त था जब वो भी पढ़ाया करता था मैं, जब मैंने 2020 में या 2021 में जब मैंने एप्टीट्यूड की तैयारी कराई है, तो रेड स्पॉट भी सॉल्व कराया बच्चों को। लेकिन जाहिर सी बात है कि रेड स्पॉट के लेवल का आ ही नहीं रहा, तो उसको फ़ायदा ही नहीं उसको सॉल्व करके, क्योंकि रेड स्पॉट A लेवल्स वालों का होता है। बहुत सारे कोचिंग वाले आज भी कराते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिफ़िकल्टी, ताकि बच्चे को लगे कि आपको हमारी ज़रूरत है, या इसके लिए सिर्फ मुश्किल कराते हैं। अदरवाइज़ इतना कोई फ़ायदा नहीं होता इसका। वो सिर्फ उस चीज़ को बताने के लिए कि भाई यू नीड अस, कि हमारे बिना आप तैयारी नहीं कर सकते, जबकि ऐसा आ नहीं रहा पेपर में कुछ भी पिछले 3-4 सालों से। ठीक है, तो सिंपल यही बात है। तो मैं नहीं कराता, मैं तो सिंपल कराता हूँ, बस रिवाइज़ कर, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रिवीजन है, कुछ नई बात मैं आपको नहीं बताने वाला। हाँ, अगर 50 MCQs में एक नई बात आपने सीख ली तो सीख ली, वरना अदरवाइज नहीं सीखेंगे। ठीक है। 15th है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन इज डैश। आयनाइजेशन एनर्जी, जिसको हम आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं, ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच गैस लॉ एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर वॉल्यूम तो बॉल्स लॉ बताएगा, ए ऑप्शन। 17th, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फाउंड इन डैश। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगी? सी ऑप्शन, अमोनिया के अंदर पाई जाएगी, NH3 के अंदर, ठीक है। 18th है, द मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज डैश। CaCO3 का 100 होता है, उसका तो 100 ग्राम पर मोल मोलर मास। समझ में आ रही बात सारी? 19th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें से कौन सा एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है? रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होती है। किसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं हो रही है? आपको क्या लगता है? सी ऑप्शन में बिल्कुल सही। देखें, जो रीज़न क्या है, जो कि देखिए यहाँ सोडियम +1 से +1 पे ही है, Cl -1 से -1 पे ही है।
लेकिन बाकी सब में देखिए यहाँ जिंक 0 से +2 पर जा रहा है, कॉपर +2 से 0 हो जा रहा है, यहाँ हाइड्रोजन 0 0 था, यहाँ पर -2 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। यहाँ पे ये 0 0 था, बाद में ये +2 हो गया, ये -2 हो गया। तो हर जगह आपको रिडक्शन ऑक्सीडेशन होते हुए दिखाई दे रही है, सिवाय सी ऑप्शन के जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो न्यूट्रलाइजेशन जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता कभी भी, ठीक है। इसमें एक्सचेंज हो जाते हैं आइंस और बस। क्लियर है? 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसमें से किस प्रोसेस में हीट एनर्जी रिलीज होगी? देखो मेल्ट एवोपरेशन तो एंडोथर्मिक है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मेल्टिंग ऑफ आइस भी नहीं होगा, ये भी एंडोथर्मिक है। बॉइलिंग ऑफ वाटर भी एंडोथर्मिक है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर ये हमारा एक्सोथर्मिक है, क्योंकि जब हीट रिलीज होती है ना लिक्विड से तो वो फ्रीज होता है, आइस में कन्वर्ट होता है। बाकी सारे एंडोथर्मिक्स है। क्लियर है? नेक्स्ट है द शेप ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल इज डैश। टेट्राहेड्रल सी ऑप्शन। देखो जिस हर एमसीक्यूज एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, कोई एमसीक्यूज एक्सप्लेन करने वाला होगा तो मैं कर दूंगा। नेक्स्ट विच इज नॉट एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि एलोट्रोप्स हमेशा एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स नहीं होते। CO2 हो गया, सी ऑप्शन हो गया। इससे पता लगता है आपकी बेसिक्स बहुत अच्छी हैं, दैट्स व्हाई आप बहुत तेजी में बता रही हैं सब। बेसिक्स का अच्छा होना ही सबसे ज़रूरी है एप्टीट्यूड के लिए। 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग है द ट्राइगोनल प्लेनर शेप। इसमें किसका ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगा? बहुत आसान है, BF3 का होगा, चूँकि 3 बॉन्ड पेयर आ जाएंगे हमारे पास इसमें। सही। 24 है विच इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर सल्फ्यूरिक एसिड में कितनी होती है? H2SO4 में +6 आ जाएगी, चूँकि +2 और -8 हो जाएगा वहाँ पर वो बी ऑप्शन। इसमें से कोई भी ऐसा नहीं जो उसमें पेन उठाना पड़े, अरे डायरेक्ट बताने वाली चीज़। 25 विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सबसे ज़्यादा किस एटम को एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इनमें से? जो सबसे छोटा एटम होगा उसको सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सबसे छोटा एटम कौन सा है इनमें? हीलियम है, वो पूरे प्रोडक्ट टेबल का सबसे छोटा एटम है ये। एक ही शेल इसके पास है, बाकी सबके पास 2 शेल है। हीलियम आंसर में आ जाएगा बेटा, देखें डी आ गया, ठीक है। क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत करीब होगा ना बेटा, तो इलेक्ट्रॉन निकालने में मुश्किल होगी। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इसकी आई हो जाएगी। तो 25 MCQs हो गए। 26 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ड्राइंग एजेंट फॉर एसिडिक गैसेस। इसमें से ड्राइंग एजेंट के तौर पे किसको यूज़ किया जा सकता है? कंसनट्रेटेड H2SO4 को। ये सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, हम जानते हैं। 27 ये कैलकुलेशन बेस्ड MCQs आ गया था। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन सल्फ्यूरिक एसिड इज अप्रोक्सीमेटली डैश। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी होगी, अभी निकालना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन हमारे पास हो गया 64, चूँकि 64 हो गया डिवाइड बाय, और सल्फ्यूरिक एसिड हो जाता है 98 ओवरऑल इसका मॉलिक्यूलर मास। मल्टीप्लाई इसको कर दिया 100 से, ठीक है। तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो सल्फ्यूरिक ऑक्सीजन की परसेंटेज होगी, ठीक है। अब इसको किस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं? 2 से कट करते हैं पहले। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18। अब जाकर ये कट नहीं होगा। 32 49 एक टेबल से तो कट नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा, हम मल्टीप्लाई 100 तो हम हटा देते हैं, उसको तो मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में, अलग से पॉइंट लगा देंगे, मसला नहीं। तो 32/49 है। अब या तो हम इसको इस तरह से कर लें, 49 ले लें या 32 ले लें। ये 1 से हमारे पास हो गया 32, ठीक है। सॉरी रिवर्स हो गया, सॉरी। ऊपर 32 आ गया, अंदर 49 आ गया। 0 लगा के पॉइंट लगाया तो यहाँ 0 आ गया, ठीक है। तो फिर हमारे पास अब ये 49 से मल्टीप्लाई करते हैं। 49 6 ज़ा 6 9 ज़ा 54, 6 4 ज़ा 24, 24 और 5 29, 294 इसी से होगा। 6 ज़ा 294। इसके बाद देखो आप इसके आगे चलने की ज़रूरत नहीं है। 0.6 आया मतलब 6 करके कुछ आंसर इसका आ रहा होगा।
6 तो 65.3 करके होगा ये। तो ये पूरा करने की ज़रूरत नहीं है उसको, बस हम तो हमें पता है ये 4 ये 3 या 7 है, तो अब कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ा, जैसे मल्टीप्लाई 100 हटा दिया मैंने, फिर मैंने बस एक स्टेप सॉल्व किया तो पता लग गया ये आंसर होगा। पूरे स्टेप पे जाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करेगा आपका ये। ठीक है, अगर सारे पॉइंट 65 होता, 164 होता, 163 होता तो अगला स्टेप भी करना पड़ता। तो ये डिपेंड करता है ऑप्शंस को दे करके कहाँ तक सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये विदाउट कैलकुलेटर करने की हमें ट्रिक होती है, तो आप देख सकते हैं सी ऑप्शन यहाँ पर है। तो बहुत कम वैसे न्यूमेरिकल, 1-2 न्यूमेरिकल अगर आएंगे तो आ जाएंगे आपके, वरना ज़्यादा नहीं आते हैं। 1 से 2 न्यूमेरिकल ही आपके बनेंगे एमडी कैटर। नेक्स्ट 28 ऑफ सॉल्यूशन दैट रेजिस्ट चेंज इन पीएच इज कॉल्ड डैश। बफर हो गया ये ए ऑप्शन। 29 विच ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर होता है? एसिडिक बेसिक दोनों कैरेक्टर रखे। बी ऑप्शन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आपको पता है जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये हमारे पास एम्फोटेरिक नेचर की होता है। वेरी गुड। 30 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तो हो गया ना, H2O हो जाएगा इसमें, सी ऑप्शन। 31 विच आयन हैज़ द हाईएस्ट चार्ज टू साइज रेशो। ये क्या है? हाईएस्ट चार्ज टू साइज रेशो बताने किसका है? चार्ज टू साइज रेशो सबसे हाईएस्ट। ओके, मतलब चार्ज ज़्यादा हो और साइज़ कम हो, जितना उतना ज़्यादा हाईएस्ट साइज टू चार्ज टू साइज रेशियो होगा। सबसे देखो सबसे ज़्यादा चार्ज हमारे पास एल्यूमिनियम 3+ का है और साइज़ भी इसका सबसे कम है, तो ये एल्यूमिनियम +3 का चार्ज टू साइज रेशियो सबसे ज़्यादा होगा। तो ऊपर चार्ज है, नीचे साइज़ है, चार्ज ज़्यादा साइज़ कम, तो हाईएस्ट चार्ज टू साइज रेशियो आ गया। तो ये हमारे पास ये बी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका, एल्यूमिनियम +3। ठीक है। 32 है द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज डैश। पास्कल हो गया, इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहा जाता है, बी ऑप्शन। 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स के बारे में कौन सी बात सही है इनमें से? बोले बेटा। सी ऑप्शन, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। ये वाहिद प्रॉपर्टी है जो आयनिक कंपाउंड्स की होती है, बाकी सारी नहीं है। बाकी समझ में आ रहा है सबको? 34 है द pH ऑफ 0.001 मोलर HCl सॉल्यूशन इज डैश। बड़ा आसान तरीका pH निकालने का, क्या कर सकते हैं? पॉइंट के बाद जितना नंबर गिन लें, पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो 3 pH आ गया उसका, शॉर्टकट है ये। ठीक है। 35 है विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेव्स एज अ लेविस बेस। इसमें से लेविस बेस कौन सा है? लेविस बेस से क्या मुराद है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर विच हैव द एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। NH3 बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, दैट्स वाई लेविस बेस है। 36 है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया माइनस डैश। NH4+ में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? तो NH4 बराबर हो गया +1 के, N+H/4 बराबर हो गया +1 के बच्चों। ठीक है। उसके बाद n का निकालना है प्लस, और हाइड्रोजन का -1 हो, सॉरी +1 होता है × 4 बराबर हो गया +1 के, N+4 बराबर हो गया +1 के, n बराबर हो गया +1 -4 के, n बराबर हो गया -3 के। तो नाइट्रोजन यहाँ पर -3 आ रहा है हमारे पास, बी ऑप्शन। क्लियर है? समझ में आ रहा है कैसे निकलता है ये? 37 है द मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन इज डैश। सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन कौन सा हैलोजन करता है? फ्लोरीन करता है, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन। अब कुछ बच्चों के लिए ही एमसीक्यूज बहुत डिफिकल्ट हो सकते हैं, लेकिन जिसके कॉन्सेप्ट सही है ना तो वो आराम से उसका जवाब दे सकते हैं। तो अक्सर नॉर्मली जब आप किप्स वगैरह की बुक सॉल्व करते हैं ना, वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। वो लेवल मैंने आपको बताया था कि वो है ही नहीं एमडी कैट का, हमारे ख़ास तौर पर सिंध एमडी कैट का वो लेवल नहीं है। वो बहुत ही मुश्किल आप सॉल्व करें और वो आपके कॉन्फिडेंस को गिरा देगा आसमान से ज़मीन पे। और इस तरह के एमसीक्यू जो मैं कराता हूँ ना, इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको लगे हाँ यार हमें तो आती है चीज़ें। क्योंकि वो अब मैं भी बहुत मुश्किल एड स्पॉट के एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू कर दूँ तो आपको भी लगेगा यार तैयारी हमारी कम है, ऐसे ही होगा। ठीक है, तो डिपेंड, मेन चीज़ है कॉन्फिडेंस बहाल होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि आपकी तैयारी हो चुकी है, और जब तक आपको ये फील होगा कि नहीं आप तैयार नहीं हो, नॉट रेडी फॉर द टेस्ट,
उस वक्त तक आपका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। फिर जब टेस्ट में बैठेंगे जो चीज़ आती होगी वो भी आप भूल जाएंगे, जो चीज़ आ रहा होगा वो भी आप नहीं कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ है कि इंसान भूल जाता है प्रेशर में आकर तमाम चीज़ों को। तो प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए इस तरह के MCQs की प्रैक्टिस करें, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल इतना मुश्किल है नहीं, आसान है। अगरचे वो कहते हैं इतना % डिफ़िकल्ट, इतना % नॉर्मल, लेकिन वो उस पर चलते ही नहीं है सिंध कैट वाले। मुझे तो नहीं लगता कि इतना % उन्होंने डिफ़िकल्ट डाला है। वो तो हर सारी MCQs आसान डाले, डिफ़िकल्ट होता तो दिखता कि यार हाँ वाकई में MCQs बड़ा मुश्किल डाल दिया और ये तो होगा ही नहीं, ऐसा नहीं। और मान लेते हैं 3-4 डाल भी दिए डिफ़िकल्ट, तो अगर हम 54 MCQs में से अगर हम 50 भी ले आते हैं सही, 48 भी ले आते हैं तो हमारे लिए बहुत है। तो MCQs डाल दें मुश्किल 4, 5, 6, 7 डाल दें, वो भी गलत हो जाए तो बाकी तो आसान है ना। लेकिन हम लोग मुश्किल करने के चक्कर में आसान भी हमारा गलत हो रहा होता है, इसकी वजह से हम 20, 25, 30 MCQs सही कर पाते हैं। 38 है कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय डैश। कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होता है? सी ऑप्शन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, जिसकी वजह से ये होता है। 39 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट? कॉपर, बहुत फास्ट, वेरी गुड, सी ऑप्शन। 40 है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथाइन इज? SPC ऑप्शन। ये तो ऐसे कि चॉइस देखने की जरूरत भी नहीं है आपको, डायरेक्ट बता सकते हैं। 41 है व्हाट वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर HCl इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 1 मोलर NaOH सोल्यूशन? न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला पता है इसका कैसे होता है ये? यस, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ऐसे ही होता है ना। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं MAVA इज इक्वल टू MBVB। NAD में भी सॉल्व कराया था मैंने आपको। तो ये MA ये एसिड है तो ये 1 हो गया, मल्टीप्लाई बाय VA हमें बताना है। MB हो गया हमारा, MB भी 1 हो गया और VB हमारा है 50 ml। तो VA बराबर हो गया तो डायरेक्ट 50 ही आ गया, तो 50 आंसर हो गया डायरेक्टली। सी ऑप्शन देखना करेक्ट होगा, सी ऑप्शन 50 ml। तो ये फॉर्मूला होता है, ये तो हम लोग टाइट्रेशन करते हुए यूज़ करते हैं ना, नॉर्मलिटी यूज़ करते हैं वहाँ पर, मोलरिटी भी यूज़ करते हैं समटाइम। तो आप लोगों ने तो ओल्ड बुक से किया होगा ना प्रैक्टिकल, या न्यू बुक से किया था? फर्स्ट ईयर का न्यू बुक से हुआ था आपके साल में, न्यू बुक आ गई थी मतलब प्रैक्टिकल। सही है, सही है। तो उसमें नॉर्मलिटी यूज़ किया था कि मोलरिटी यूज़ किया था? नॉर्मलिटी तो नहीं था ना, नॉर्मली पुरानी बुक में होता था। सही। 42 है विच फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन? ऑल ऑफ दिस याद करके पहले से पढ़ा हुआ है क्या ये सारे MCQs आपने? नहीं पढ़ा है तो बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं वो भी बोल रहे होंगे सर इतना फास्ट बता रहे बच्चे, तो इसको सवाल ही नहीं आ रहा। असल में जो वीक बच्चे हैं ना वैसे सीख नहीं पाते वीडियो से ना, ठक आप बताए जा रहे हो, मुझे एक्सप्लेन करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, ठीक है। मैं तो आप ही के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। फ़ौरन से बता रहे ना आप, एक्सप्लेन जो अच्छी बात है बताएं, उसमें क्या है। तो उसके बाद नेक्स्ट MCQs है 43 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस? इसमें से कौन सा KMT की पोस्टुलेट नहीं है? बी ऑप्शन या डी? बी कह रहे हो ना आप? बी नहीं कह रहे हो, बी। गैसेज हैव वॉल्यूम, यस। वो कहते हैं गैसेज ऑक्यूपाई नेग्लिजिबल वॉल्यूम। हाँ नहीं, एक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्टुलेट? मेरे लिहाज से तो ये चारों गलत हैं मेरे लिहाज से। अगरचे बी ही करेक्ट आंसर लगा हुआ, आप देखना ये देखो बी करेक्ट लगा, बट ये गलत है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है गैसेस है वॉल्यूम। तो गैसेस का वॉल्यूम तो होता है, गैसेस का वॉल्यूम आप खत्म तो नहीं कर सकते हैं ना। तो गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नहीं होता है। वो जो KMT में ये वाला जो पॉइंट था वो गैस के मॉलिक्यूल्स के बारे में था कि दे ऑक्यूपाई नेग्लिजिबल वॉल्यूम, बट गैस तो ऑक्यूपाई करेगी वॉल्यूम, उसका तो लाजमी है। वो तो जितना वॉल्यूम मिलेगा उतना फैल जाएगी, उतना उसको जगह मिलेगी। तो वो तो KMT भी यही कहती थी कि गैस का वॉल्यूम तो है लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नहीं है, वो ना नेग्लिजिबल है ना होने के बराबर है। इसलिए उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया था बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में या जनरल गैस इक्वेशन में। फिर वेंडर वॉल इक्वेशन में उसको ऐड किया गया था, है ना, बी करके, स्मॉल बी करके। 44 है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन Cr2O7-2। क्या पता, डायरेक्ट बता दो। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट वाला है ना, ये कितना निकलता है याद है? मानिया सादिक आपको 6 निकलता है डायरेक्ट। इसका निकाल भी सकते हैं वैसे, लेकिन वो सिंपल है ना कि +6 हमारा निकल जाएगा।
चलो मैं निकाल कर दिखा देता हूँ वीडियो में, ताकि बच्चे जो वीडियो वॉच करें उनको दिख जाए। अब आप लोग तो बहुत ही जीनियस बैठे हैं वो, तो -2 जो अक्सर बच्चों को ये निकालना आता नहीं है असल में ना। सी आर इंटू 2 माइनस का 14 इक्वल टू माइनस का 2, सी आर इक्वल टू माइनस का 2 प्लस का 14, सॉरी सी आर इंटू 2, सी आर इक्वल टू 12 अपॉन 2, तो ये हमारे पास प्लस का 6 निकल आया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्लस का 6 निकल जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर के एमसीक्यूज आते हैं, आपको पता है एमडीकेट में। क्वेश्चन 45 है, द बॉन्ड एंगल इन अमोनिया इज डैश। अमोनिया में बॉन्ड एंगल क्या होती है? NH3 में हाँ जी 107 डिग्री होती है, चूँकि अमोनिया NH3 है। अब NH3 में पता है कि 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, तो पिरामिडल स्ट्रक्चर है, और ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर जब होता है तो उसका बॉन्ड एंगल हमारे 160 डिग्री 107 डिग्री रहता है। सी ऑप्शन ठीक क्लियर है। 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। इसमें से कौन सी मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है? जी आप क्या कह रही हैं? ए ऑप्शन। मानिया सादिक कह रही हैं ए, और ये गलत हो गया। मेटल्स डक्टाइल और मैलिएबल दोनों होते हैं। मैलिएबल मतलब अगर हमको हथौड़ा मारोगे तो वो चिपटे हो जाएंगे, फ्लैट हो जाएंगे। तो हर सारे मेटल ऐसे होते हैं, तो मैलिएबल तो होते हैं। डक्टाइल भी होते हैं, डक्टिलिटी भी होती है, चूँकि वायर बनाए जा सकते हैं, उनको खींचा जा सकता है। हाई थर्मल कंडक्टिविटी भी होती है। ब्रिटल नेचर नहीं होता ना, ब्रिटल का मतलब हथौड़ी मारोगे तो टूट जाए। मेटल्स जैसे हमारे सॉल्ट वगैरह होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, तो मेटल वैसे नहीं होता, हथौड़ी मारने पे कभी टूटेंगे नहीं, वो चिपटे हो जाएंगे लेकिन टूटेंगे नहीं। तो ब्रिटल नेचर प्रॉपर्टी नहीं है मेटल्स की, बाकी सारी है। तो आपको मैलिएबल क्यों लगा? मैलिएबल असल में तो ये तो 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मेटल्स आर डक्टाइल एंड मैलिएबल। 47 है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोराइड आयन इज डैश। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोराइड आयन में कितने होंगे? क्लोराइड आयन से मुराद क्या होगा बेटा? Cl माइनस। बताएं कितने होंगे, जोर से बताएं। 18 होंगे, चूँकि इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया तो 18 हो जाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा उसका। सी ऑप्शन। 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज हैज मेटेलिक बॉन्डिंग। इसमें से किस में मेटेलिक बॉन्डिंग होगी? जो मेटल होगा उसमें मेटेलिक बॉन्डिंग होगी। सी ऑप्शन। 49 है, विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन 4.0 बिल्कुल सही। 50 MCQ है, द प्रोसेस यूज्ड टू कन्वर्ट सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। सब्लिमेशन। ये 50 MCQs हो गए और ये सारे ही आप लोगों ने सही बताए। अब तक इसमें से गलत एक भी नहीं बताया। ये तो सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट्स आपके हैं तो आप बता रहे हैं। 51 से स्टार्ट हो रहा है अब। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर। किसका एक जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर होता है? बहुत बड़ा कोवेलेंट बॉन्डिंग जिसके अंदर स्ट्रक्चर बना होता है। याद रखिएगा बेटा कि जो कोवेलेंट क्रिस्टल्स हमारे पास होते हैं, सॉलिड स्टेट में पढ़ा था ना, तो जो कोवेलेंट क्रिस्टल होते हैं ना, उनका जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर होता है। मतलब बहुत बड़ा एक क्रिस्टल बन रहा होता है। कोवेलेंट क्रिस्टल जैसे कि डायमंड है, या जैसे कि हमारा ग्रेफाइट है, या क्वार्ट्स है, तो इन सब के बहुत ही बड़े क्रिस्टल्स होते हैं। बहुत बड़ी तादाद में कार्बन एटम्स एक यूनिफॉर्म शेप में चेन में, जैसे कि ग्रेफाइट में बड़ी तादाद में हेक्सागोनल रिंग्स कनेक्टेड होती हैं, मिलियंस की तादाद में। इस तरह डायमंड के अंदर टेट्राहेड्रल यूनिट्स, मिलियंस ऑफ टेट्राहेड्रल यूनिट आपस में जुड़े होते हैं। पता है नहीं आपको? तो एक जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर बनता है उसका। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? डायमंड हो जाएगा। पता है नहीं सबको बात? जाइंट मतलब बहुत बड़ा कोवेलेंट स्ट्रक्चर। 52 कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डैश। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इंक्रीज करता है? बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। बी ऑप्शन सही है। 53 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिड बेस इंडिकेटर। यस, सोडियम क्लोराइड बिल्कुल सही। बाकी मिथाइल ऑरेंज, लिटमस पेपर, फिनोल्फ्थलीन, ये सारे इंडिकेटर्स हैं।
54 एन आइडियल गैस ओबेस ऑल गैस लॉज एट डैश। आइडियल गैस लॉज को कब फॉलो करती है, किस टेम्परेचर प्रेशर पर? बी ऑप्शन, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, बिल्कुल सही। 55 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इनमें से किस में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है? बहुत आसान, NH4+ में अमोनिया अमाइन में, बिल्कुल सही कहा। क्लियर है? तो 55 हो गया। 56 है द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट, दैट्स सो इजी। 6.02 एक्सपोनेंट 23 एवोगाड्रोस नंबर। 57 है द शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज डैश, एंगुलर या बेंट या वी शेप, ठीक है। 58 विच इज यूज्ड एज इंस्टेंटेड फॉर एटॉमिक मास, ये तो पीछे चला गया। कार्बन 12। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड बिकॉज डैश, लेफ्ट से राइट जब हम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज क्यों होती है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से, सी ऑप्शन हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। 60 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नाइट्रोजन शो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर? यस, okay, sorry. In which of the following compounds does nitrogen show highest oxidation number? अमोनिया है, NO है, NO2 है, और क्या है? HNO3 है। HNO3 में तो आप डायरेक्ट निकाल लें यहाँ पर कि हमारा +5 आ जाएगा यहाँ पे, ऐसा ही है। बाकी ऊपर देखें क्या कितना आ रहा है, किसी में हाईएस्ट किस में आ रहा है? HNO3 में ही हाईएस्ट आ रहा है, +5, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 61 है द बॉन्ड प्रेजेंट इन सोडियम क्लोराइड इज डैश, आयनिक बॉन्ड होता है, ए ऑप्शन। 62 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक ऑक्साइड, इसमें से कौन सा एक बेसिक ऑक्साइड है? Mg हो चुका, मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है, तो दैट्स वाई सी ऑप्शन हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। 63 है S2 3p6 4s1 loses 1 electron, the resulting configuration becomes dash। अगर 4s1 का एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बच जाएगी वो किस एलिमेंट की होगी? इसका एक आसान तरीका ये है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स को गिन लिया जाए। कितने हो रहे इलेक्ट्रॉन? 6 + 8, 6 + 6 12 + 2 14, 14 + 2 16, 16 + 2 18। 18 एटॉमिक नंबर किसका होता है? आर्गॉन का होता है, तो आर्गॉन करेक्ट आंसर हो गया, ए ऑप्शन, ठीक है। मसला आगे बात। 64 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे? आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, निकालना पड़ेगा, ये मुश्किल काम आ गया, टाइम लगेगा इसमें। आयरन डायरेक्ट बता रहे हो किस में? मैंगनीज में, Mn में, बात तो सही कर रहे हैं आप, ऐसे मैंगनीज में हाईएस्ट हो गए, क्योंकि हमारा ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएंगे ना, क्योंकि S2D5 होता है ये S2D5 होता है, ये S1D10 होता है, ये S2D10 होता है, और ये S2D6 होता है। तो इसमें तो जिंक में तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, कॉपर में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आयरन में देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि मैंगनीज में हमारे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो मैक्सिमम मैंगनीज में होगा। गुड, एवन आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन मैग्नीशियम इज डैश, मैग्नीशियम में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? बेटा 12, 24 - 12 कर देंगे तो 12 आ जाएगा, तो 12 इसके हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, सॉरी न्यूट्रॉन्स। हाँ, सी ऑप्शन सही बता दिया आप, ये तो आसान है, तो बता ही देंगे आप।
66 से विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज़्यादा। हाँ हाँ सही सही सही। इसका अच्छा सी ऑप्शन गलत लगा हुआ है ना, इसका बी होना चाहिए ना, 24 - 12। सही, इसका ऑप्शन गलत लगा हुआ है, इसका बी ऑप्शन होना चाहिए। आपका कॉन्सेप्ट सही है अपनी जगह पर, आंसर कीज में मसला। 66 से विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, जो जितना ज़्यादा कार्बन के आइटम बढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी होमोलॉगस सीरीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। डी ऑप्शन। कोई तो मुझे गलत बताओ आप लोग, सारे सही बता रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? अब इतना भी आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा ही केमिस्ट्री पढ़ रही है लग रहा है आप लोगों को। मेरे बोर्ड वाले नंबर दे नहीं रहे आप लोगों को केमिस्ट्री में, सबसे कम इसी पे दे रहे हैं। इतनी अच्छी केमिस्ट्री आपकी फिर भी ये हाल है, ये तो नामुमकिन वाली बात है ना, कैसे नंबर कम आते हैं आप लोगों के यार केमिस्ट्री में। चलो 67 है, द मोलैरिटी ऑफ 2 ग्राम NaOH इन 500 ml सोल्यूशन इज डैश। तो ओके, अच्छा मोलैरिटी डायरेक्ट पूछ रहे हैं, फॉर्मूला लगेगा मोलैरिटी का। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास 2 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय मोलर मास 40 मल्टीप्लाई बाय ml ऑफ सोल्यूशन। तो ये तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 20 हो गया, ये 1 हो गया, ये 10 हो गया, 0.1 आ गया, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा 0.1, गलत कर दिया गया, सी ऑप्शन आ रहा है 2000 40 500, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 1s are 2 और 2 20s are 40, ठीक है। 2 1s are 2, 2 10s are 1/10, तो 0.1 सही आ रहा है ना, आंसर की में मसला है इसमें, सही है। तो ये अपना सी बी ऑप्शन ही इसका करेक्ट होगा 0.1 मोल, सी तो हो ही नहीं सकता ना। 68 है, द मोस्ट स्टेबल आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज डैश। ये क्या सवाल आ गया? सबसे स्टेबल आइसोटोप कौन सा होता है, ये बताएं इधर। हाँ, सबसे स्टेबल आइसोटोप कौन सा है हाइड्रोजन का? अब जाके फंसे आप लोग, 68 में जाके फंसे हो। हाँ जी, मोस्ट स्टेबल आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन बोले। स्टेबिलिटी का ताल्लुक किस चीज़ से होता है अगर हम बात करें? प्रोटियम। रीज़न? हाँ, वो एक न्यूक्लियर डीके में, देखिए सिंपल, हाँ सही कह रहे हैं आप। जितना हैवी न्यूक्लियस होगा ना उतना ज़्यादा अनस्टेबल होगा, और जितना हल्का न्यूक्लियस होगा, इसमें जितने कम न्यूट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियस होगा। तो आपको पता है सबसे कम न्यूट्रॉन हमारे पास प्रोटियम में, सबसे लाइटर न्यूक्लियस यही है, दैट्स वे सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। और ट्रीटियम मोस्ट अनस्टेबल होगा चूँकि यह रेडियो एक्टिव है, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। 69 है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इन KClO4। पोटेशियम क्लोरेट के अंदर Cl के ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, डायरेक्ट पता लग रहा है -8 प्लस, कितना आ गया बताएं? +7 आ जाएगी। तो क्लोरीन की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट यही होती है +7, जो KClO4 में या परक्लोरिक एसिड के अंदर मौजूद होती है। 70 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये क्या गया? वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं? तो मैट्रिक में पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ा है किसने? हार्डनेस, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर, टेम्पोररी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, मैट्रिक में पढ़ा होगा। तो याद है कुछ परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का मेथड? बॉइलिंग, देखो बॉइलिंग का जो मेथड था, बॉइलिंग का मेथड हम लोग यूज़ करते थे उसके लिए, लाइक फॉर परमानेंट टेम्पोररी हार्डनेस रिमूव करने के लिए। लाइम को भी जो है ना, लाइम, स्लेट लाइम यूज़ करते थे, क्लार्क्स मेथड कहलाता था ये, क्लार्क्स मेथड। ये भी हम लोग टेम्पोररी हार्डनेस रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते थे। वॉशिंग सोडा को जो इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट, ये परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए किया जाता है। ये मैट्रिक का एक MCQs आ गया, किसी ऑप्शन करेक्ट, ठीक कहीं तो चलो सही है। 71 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। इसमें से कौन एसिड बेस दोनों से रिएक्शन कर जाएगा?
थर्ड एनर्जी एम्फोटेरिक होगा, सी ऑप्शन। 72 है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन मीथेन इज डैश, ये तो हो गया sp3। 73 है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस डेविएट्स मोस्ट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, सबसे ज़्यादा आइडियल बिहेवियर से डेविएट कौन सी गैस करेगी? हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन? हीलियम गलत जवाब हो गया। हीलियम इज़ द मोस्ट आइडियल गैस। हीलियम तो सबसे करीब होगी, डेविएट थोड़ी ना करेगी आइडियल बिहेवियर से। यहाँ पूछा जा रहा है डेविएट कौन करेगा आइडियल बिहेवियर से? हाइड्रोजन है, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है, और मीथेन है। देखो जिसका मॉलिक्यूलर मास जितना हैवी गैस होगा ना वो उतना ज़्यादा डेविएट करेगा, सिंपल बात है। सबसे ज़्यादा हैवी गैस कौन सी है इन चारों में से? कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा डेविएट करेगा, और हीलियम सबसे लाइटर गैस है, सबसे कम डेविएट करेगा। ये दैट सिंपल। तो मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग ही होता है डेविएशन जो होती है, ठीक है। तो क्या देखो, अगर मैं थोड़ा सा अगर दिमाग लगाऊं, थोड़ा सोचने की कोशिश करूं, तो PV बराबर होता है nRT के ना बेटा, और PV बराबर होता है स्मॉल m RT अपॉन कैपिटल M, ये भी होता है। फिर Z लगा देते हैं, P इक्वल टू Z m RT अपॉन कैपिटल, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमारा आ जाता है Z। फिर Z बराबर किसके हो गया? PVM अपॉन m RT, ऐसे ही हो गया। अब देखो मॉलिक्यूलर मास इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होगा, और Z की वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ज़्यादा डेविएट करेगा वो आइडियल बिहेवियर से, और 1 के जितने करीब आएगी या जितनी कम होगी उतना ज़्यादा वो करीब होगा आइडियल बिहेवियर से। इसलिए जब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो Z की वैल्यू बढ़ती है, जिसकी वजह से डेविएशन होती है आइडियल बिहेवियर से, बिकॉज ऑफ दिस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वजह से। ये सिंपल है, इसमें लॉजिक इसका बता रहा था क्या लॉजिक है इसके पीछे। 74 है विच हैज़ द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये थोड़ा सा मुश्किल है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द लास्ट सेल ऑफ एन एटम, इसको कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी? फ्लोरीन की, सी राइट। अक्सर बच्चे को फ्लोरीन लगा देते हैं, लेकिन आपको पता है एक्सेप्शन है ये। तो ये फ्लोरीन का एटॉमिक रेडियस कम है, जिसकी वजह से ये रिपेल करता है अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को। तो पॉजिटिव में इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ रही होगी, तो नेगेटिव में तो आती ही नहीं है, बल्कि एंडोथर्मिक हो जाता है उल्टा, इसमें आपको एनर्जी देनी पड़ जाती है इलेक्ट्रॉन डालने के लिए। दैट्स वाई Cl हो गया। गुड, ये एक्सेप्शन है ग्रुप ट्रेंड्स के अंदर। 75 है विच इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। 17, 18 ऐसे करके दे रहे हैं वो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ग्रुप 1 तो होगा नहीं, हमेशा राइट साइड वाला है, जितना राइट पे चले जाओ। ग्रुप 18, 17, 14, 1, 18 ग्रुप 8 है तो नहीं आ रहा क्या? अब यार देखना पड़ेगा ग्रुप कौन से है। देखो ग्रुप 1, 2 तो हमारा हो गया वो, उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट के कितने आते हैं? 10 आते हैं, 8, 9, 10 प्लस 10, तो 10 तक यहाँ A प्लस 10 कर देंगे तो 12 तक चले जाएगा ये। उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8। हाँ बिल्कुल सही। तो ये 18 जो आ रहा है वो ग्रुप 8 जा रहा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाहिर सी बात है कि नहीं होगी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, चूँकि ये तो इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं। ग्रुप 17 होना चाहिए, हाइड्रोजन्स मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, उन्होंने उस तरह से बता दिया ग्रुप 14, 15 ऐसे करके, हमें तो आदत है 3 या 4 ऐसे करके पढ़ने की, बट ये लेटेस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऐसे लिखा जाता है आजकल। बहुत सारी चीज़ें केमिस्ट्री में चेंज हो गई हैं पुराने वक्तों के हिसाब से। 75 तक हो गया, 76 से स्टार्ट हो रहे हैं, 25-25 MCQs करके ये पूरा इस तरह से बना हुआ है। 76 है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के बारे में क्या बात सही है इनमें से? यस, ए ऑप्शन सेम प्रोटॉन,
सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, सही है, ए हो गया। 77 विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है? जो CO2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसका डायपोल मोमेंट हमारा जीरो होता है ना भाई, क्योंकि ये लीनियर है, लीनियर मॉलिक्यूल्स हमारे पास नॉन पोलर होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर नॉन पोलर है, सी ऑप्शन। 78 विच प्रॉपर्टी डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल, लेफ्ट से राइट जाते हुए कौन सी चीज़ कम होती है हमारे पास? एटॉमिक रेडियस कम होता है, सी ऑप्शन। देखो इसमें टोटली अभी हमने इसमें 78 MCQs किए, 1250 MCQs है ये, मतलब सारे MCQs उठा के एकदम कलेक्ट कर दिए गए, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर कलेक्ट कर दिया सारे MCQ जितने भी हो सकते हैं, 1250 के करीब बनाए, तो सारे बेसिक MCQs हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए। तो इससे आउट नहीं आएगा कुछ भी, अगर आप ये 1250 MCQs आप कर लेते हैं तो इन्हीं में से आना है, उससे आगे आ भी कैसे सकता है? 1250 से MCQs कम होते क्या? इतने तो मिलेंगे भी नहीं आप लोग कभी, लेकिन ये वो है जो MD-CAT लेवल के अकॉर्डिंग है। अब ऐसे तो किप्स में भी बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन फ़ायदा नहीं है, वो MD-CAT लेवल के नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। इसमें जल्दी आप कर लोगे, वो आप सोचते रह जाओगे और होगा ही नहीं, बहुत टाइम लग जाता है। तो मैंने कोशिश की है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs में कलेक्ट कर दूँ। 79 है द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन इथीन इज डैश, इथीन में सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, कितने होते हैं? ये ना भाई इथीन इस तरह से होगा, तो कितने सिग्मा बॉन्ड? 1 2 3 4 5, एक तो पाई बॉन्ड है, देयर आर 5 सिग्मा बॉन्ड्स, डी ऑप्शन। क्या डी? अच्छा डी लगा हुआ है, डी तो नहीं होगा ना, साइड से बात है, 5 है। नेक्स्ट है द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट इंक्रीजेज विद टेम्परेचर इज डैश, इन डैश। ये क्या चीज़ है, इसको सोचें। क्या होना चाहिए? एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन, एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब सॉल्यूशन की फॉर्मेशन, डिसॉल्व हो जाना, डेट डिसोल्यूशन। तो कह रहे हैं कि किसमें टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी? हाँ, तो एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन इंक्रीज विद टेम्परेचर, सही है, क्योंकि उसमें हीट देकर डिसॉल्व करवा रहे होते हैं, शायद यही होगा, कॉमन सेंस तो यही कह रहा है, सही है, बी ऑप्शन। 81 है द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज डैश, दैट सिंपल, 32 AMU, 32 ग्राम, सॉरी। 82 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, इसमें से पैरामैग्नेटिक कौन होता है? जो मैग्नेट को कंडक्ट कर सके। तो बड़ा MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो पैरामैग्नेटिज्म किसमें देखी आपने? इसमें से जिस पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, किसमें आते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? भूल गया MOT, याद नहीं है? तो पूरी डायग्राम बनाई थी ना MOT डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की डायग्राम, जिसमें हमने देखा था। यस यस, ए ऑप्शन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जब MOT डायग्राम आप बनाते हैं ना, तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं एंटी बॉन्डिंग में, जिसकी वजह से ये हमारा मैग्नेट को कंडक्ट करते हैं, नाइट्रोजन में नहीं आता, ठीक है। बाकी सब में तो जाहिर सी बात है वो कंपाउंड्स हैं। 83 द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया इज डैश, अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? यह ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट है, पता है किसी को? ये एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट से आया है, देखो ये हमने लिया NH3 अमोनिया
इसको वाटर में ऐड कर दिया, ये नाइट्रोजन इसने अपने लोन पेयर इसको दिया, ये हो गया हमारा NH4+ और H3O+, हाइड्रोनियम आइन बन गया ये। अब ये देखो ये हमारा हो गया एसिड, चूँकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, ये बेस हो गया हमारा, ठीक है। ये प्रोटॉन डोनर, एक प्रोटॉन, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, ये इसको दे रहा है ना, सॉरी ये इसको दे रहा है, और ये H3O+ नहीं बनेगा, OH- बनेगा ना भाई, ये इसने हमने एक H+ इसको दे दिया, तो ये हमारा एसिड साबित हुआ, ये हमारा बेस साबित हुआ, प्रोटॉन डोनर प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब ये हमारा हो गया कॉन्जुगेट एसिड, ये हमारे पास हो कॉन्जुगेट बेस। अब ये अपना H+ दे सकता है और ये H+ ले सकता है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ना बेटा ये। तो क्या हो जाएगा हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड अमोनिया का क्या होगा, NH4+ हो जाएगा, अमोनियम आइन हो जाएगा। पढ़ा है ब्रोस्टेट-लोरी कॉन्सेप्ट एसिड बेस का, ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। 84 है, विच स्पीशीज हैज़ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। NH3 बिल्कुल सही, सी ऑप्शन इसमें लोन पेयर होगा जब हम इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। समझ में आ रहा है सब। 85 है, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू क्लोरीन एटम्स इज डैश। दो क्लोरीन एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा Cl के बीच में, सिंगल कोवेलेंट। ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा सी। 84 है, विच ग्रुप कंटेन्स नोबल गैसेस। ग्रुप 18, सी ऑप्शन। 87 है, द रिड्यूसिंग एजेंट इन द रिएक्शन इज डैश। इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट जो खुद ऑक्सीडाइज होगा, सामने वाले को रिड्यूस करेगा। तो बताएं कौन है इसमें रिड्यूसिंग एजेंट? बताइए, नहीं समझ में आया? देखिए यहाँ पर कॉपर है +2, ऑक्सीजन है -2, यहाँ कॉपर है 0, यहाँ ये खुद रिड्यूस हुआ है और सामने वाले को ऑक्सीडाइज किया है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाइड्रोजन की बात करते हैं, यहाँ पर ये 0 है और यहाँ ये -2 है और यहाँ ये +2 हो गया, +1 हो गया, +2 कह लें, +2 हो गया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या चार्ज, हाइड्रोजन खुद ऑक्सीडाइज हुआ है, इसने सामने वाले को रिड्यूस किया, तो हाइड्रोजन इसलिए क्या होगा हमारा यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। वैसे भी हम जानते हैं, हमने NAD के टेस्ट में भी पढ़ा है कि हाइड्रोजन इज़ द बेस्ट, हाइड्रोजन बिहेव्स लाइक एन रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करता है, ये मैंने आपको NAD के MCQ में भी कराया है। तो डी ऑप्शन। 88 है, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन P सबशेल। P सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे बताइए? 3 होंगे ना बेटा, Px Py Pz, तो आसान है बड़ा, सी ऑप्शन। 89 है, द यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज डैश। मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है? क्या ऑप्शन है? सी ऑप्शन, गलत जवाब। मोल पर केजी इज द यूनिट ऑफ मोलैलिटी। मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉलिड डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसकी यूनिट होती है ये मोल पर लीटर। इसको मोल पर लीटर भी कह सकते हैं, इसी को तो मोल पर DM³ भी कह सकते हैं, इसी को हम कैपिटल M भी लिखते हैं। ये सारी डिनोशन इसी की है, ये सारी एक ही चीज़ें हैं। ये तो मोलैलिटी की यूनिट होती है मोल्स पर केजी, मोल्स ऑफ सॉलिड डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। सही है, ठीक है जी। नेक्स्ट MCQ 90 है, अ बेस विच कंप्लीटली डिसोसिएट्स इन वाटर इज कॉल्ड डैश। एक बेस जो वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, उससे हम क्या कहते हैं? व्हाट वी कॉल दैट? बता दो। हाँ, वीक बेस। क्या हो गया अल्लाह के बंदे? स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस में क्या फ़र्क है? स्ट्रॉन्ग बेस पानी में अपने कंप्लीटली अपने आइंस में ब्रेक हो जाता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ OH- आइंस दे सकता है।
क्योंकि जो वीक बेस होता है वो पार्शली आयनाइज होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, तभी तो वीक बेस कहलाता है। जो ज़्यादा OH माइनस साइन देगा वो वीक स्ट्रॉन्ग बेस है, और जो कम OH माइनस साइन देगा वो वीक बेस है। इसी तरह से जो ज़्यादा H प्लस साइन देता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जो कम H प्लस साइन देता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वो वीक एसिड होता है। यही तो डेफिनेशन है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस की। आप लोगों ने क्या सोच के वीक बेस बोल दिया? जब लिखा हुआ कंप्लीटली डिसोसिएट तो स्ट्रॉन्ग होगा ना भाई। आपको लग रहा है टूट जा रहा है तो शायद वीक हो गया, नहीं ऐसा नहीं है, टूट गया तो स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा OH माइनस साइन देना। सही है। 91 विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस ढूंढ लो। स्ट्रॉन्ग बेस दिख रहा है, क्या है? NaOH। ये हो गया स्ट्रॉन्ग। तो ये हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चुके हैं। वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा तो करंट को अच्छे से कंडक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। 92 द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इन PeCl2 आर डैश। BeCl2 में कौन से हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है? sp होती है, लीनियर शेप होता है ना उसका बेटा, तो sp हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है। बिल्कुल सही। 93 a chemical bond that results from the electrostatic attraction between, ये क्या हो गया, थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा। अब सही है, दिखाई दे रहा है अभी भी आप लोगों को? चलो आई साइड तो सही है आपकी। A chemical bond that results from the electrostatic attraction between positive and negative ions is dash। क्या हो जाएगा? आयनिक बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि कैटायन एनायन की अट्रैक्शन आयनिक बॉन्ड कहलाती है। ऑप्शन क्लियर है? तो कंप्यूटर की राइटिंग वैसे मुझसे बेहतर होती है, किसी भी टीचर से बेहतर होती है, वो दिख जाता है। अगर टीचर लिख रहे हो तो देखना पड़ता है क्या लिखा है। कंप्यूटर राइटिंग का फ़ायदा ही होता है। अब इतना छोटा लिखा हुआ है फिर भी आपको दिखेगा क्या लिखा है, उसकी राइटिंग की बात ही अलग होती है। ये हम हाथ से तो नहीं लिख सकते हैं ना, और इतनी तेज़ी में कौन लिखेगा? ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है इसका ना। अब देखो 93 MCQs कर लिया हमने, एक अभी हमारे पास टाइम ही नहीं बचे, ठीक है, मतलब जल्दी हो जा रहा है ना ये। और ये बहुत होते इतने MCQs जब हम कर रहे होते हैं, कम थोड़ी ना ये। बहुत सारे बच्चे 10-10, 20-20, 30-30 MCQs सिर्फ कर रहे होते हैं। इससे तो ये तो बहुत कम हो गया ना बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। 94 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। इसमें से कौन सा पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है? हाँ जी, NH3 हो गया पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल, चलो लोन पेयर आ गया ना इसके पास, शॉर्टकट तो यही है इसका। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सल्फर इज डैश। सल्फर में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? यस 6 होंगे ना, क्या बताओ, रोल से बताओ। 6 से ग्रुप के एलिमेंट है, 6 होंगे, इतना सोचते हैं क्या बात है। सी ऑप्शन पता है नहीं सबको। 96 द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 2 मोल्स ऑफ गैस STP, मोलर वॉल्यूम। 2 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होगा? 1 मोल का होता है 22.41, तो 2 मोल से कितना हो गया? 44.8, सी ऑप्शन। 97 इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CH4, +4 हो गया तो ये -4 हो जाएगा, सिंपल इज दैट, ए ऑप्शन। 98 इन विच टाइप ऑफ रिएक्शन द हीट एंड लाइट प्रोड्यूस। किस रिएक्शन में हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस होती है? कंबस्शन में ही होगी, तो क्या आग जलेगी तो लाइट भी होगी। यस, बी ऑप्शन, कंबस्शन। 99 इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है इनमें से? हाँ, क्या? सी ऑप्शन, रिएक्टेंट्स हैव मोर एनर्जी देन प्रोडक्ट्स। ओके, बिल्कुल सही, तभी वो रिलीज कर देते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी। वेल डन, सी ऑप्शन। 100 इज द कैटलिस्ट यूज इन हेबर्स प्रोसेसेस। सेंचुरी हो जाएगी भाई। हेबर प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है? आयरन कैटलिस्ट यूज करते हैं, फाइनली डिवाइडेड आयरन, स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन यूज करते हैं। और वेरिडियम पेंटॉक्साइड किस में यूज करते हैं? यस, सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन में, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर।
और निकल कब यूज़ करते हैं? ऐसे ही पता हो। हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट है ना, अरेनिस कैटलिस्ट जिसको हम कहते हैं, अरेनिस कैटलिस्ट। और प्लेटिनम कब यूज़ करते हैं ये तो नहीं पता, पता है ये निकल प्लेटिनम इसे भी यूज़ करते हैं, लेकिन स्पेशली प्लेटिनम को हम ओसवाल्ड प्रोसेस में भी इस्तेमाल करते हैं। ओसवाल्ड प्रोसेस का नाम सुना है कभी? ओसवाल्ड नहीं सुना है? कब सुना है? सुना है। ओसवाल्ड हमारे ओल्ड बुक में था सेकेंड ईयर की, नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी आप लोग, और मैट्रिक की ओल्ड बुक में और सेकेंड ईयर दोनों की ओल्ड बुक में था, लेकिन आप लोगों ने दोनों ही न्यू बुक पढ़ी है ना। मैट्रिक की भी न्यू बुक ही आप लोगों की ईयर में आई थी ना, आप लोगों की ईयर में ही न्यू बुक आई थी शायद मैट्रिक की, ये आपसे 1 साल पहले आई थी, आप ही की ईयर में मैट्रिक। हाँ, तो वो पुरानी बुक आपकी ईयर में ख़त्म हो गई थी, तो उसमें फिर ये था कॉन्टैक्ट प्रोसेस सेकेंड ईयर की, लेकिन आपसे 1 साल पहले आ गई थी न्यू बुक आपके 1 साल में। तो हमारे पास सी ऑप्शन होगा आयरन, ठीक है, गुड। ओके 100 हो गया, सेंचुरी हो गई है भाई, 100 MCQs हो गए, 2:30 हो गया। तो 101 पे आते हैं, तके तो नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है ना सारा? सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल? एटॉमिक रेडियस। अब मुझे तो कुछ सीखने का मौका नहीं मिला अभी तक, कैसे MCQs आए तो मैं भी लर्न करूँ, तो भाई देखूँ क्या है क्या नहीं है। 102 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एन एंटी फ्रीज। ये भी बड़ा आसान है, इथाइल ग्लाइकोल। ये हमने ज़्यादा केमिस्ट्री पढ़ ली है लगता है, अब कुछ नया दिख ही नहीं रहा वरना ऐसा कैसे हो सकता है? 100 MCQs हो गए और अभी तक सारे आसानी लग रहे हैं। 103 है, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ C2H6 इज डैश। ये तो डायरेक्ट करिए 2 2 3 CH3, सही कह रहे हैं आप लोग भी ऑप्शन। इसमें बहुत सारे आउट ऑफ द सिलेबस भी MCQs आ रहे हैं, आपको पता है, जो आप बता दे रहे हैं। जैसे एसिड बेस एंड सॉल्ट का टॉपिक है ही नहीं हमारे सिलेबस में, उसके MCQs आ रहे हैं इसमें, वो तो MDCAT सिलेबस आउट आ रहा है, लेकिन वो भी आपको उसकी नॉलेज है मतलब। तो अगर जब आएगा नहीं MDCAT से आउट है वो, लेकिन आप बता दे रहे हैं, अच्छी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ नियॉन? नियॉन के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब होता है? सेम इलेक्ट्रॉन्स। नियॉन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 10 होंगे। Na+ में कितने होते हैं? 10 ही होंगे ना, यही हो गया। अब बाकी ऑप्शन देखते हैं, अगर या तो ऑल ऑफ दीज आंसर होगा इसका, या यही करेक्ट हो जाएगा। अगर ऑल ऑफ दीज नहीं हुआ तो ए पे डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्या ऑप्शन है बाकी। ओके, ऑल ऑफ दीज है तो मतलब बाकी चेक करते हैं। तो F- इसमें भी 10 होंगे, फ्लोरीन पे 9 होता है ना, माइनस मतलब एक बढ़ गया, उसका मतलब C तो होना ही है, हो गया डी ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो कोशिश क्या करें, ऑल ऑफ दिस लास्ट में देखा करें कि ऑल ऑफ दिस तो नहीं लगा हुआ कहीं, वरना बच्चे पता ए देख कर टिक मार के चले गए आगे। तो इसमें भी हमें पता लगा कि भाई 10-10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये ऑल ऑफ दिस को देखना पड़ता है, अक्सर बच्चे गलती करते हैं। 105 है, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन O2 मॉलिक्यूल? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड है? डबल कोवेलेंट मॉलिक्यूल, डबल कोवेलेंट, ठीक है, बी ऑप्शन। 106 है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज डैश। एक केमिकल काइनेटिक्स से आ गया MCQs। सेकंड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट। हाँ बेटा, तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो गया K, ये आ गया A, ये आ गया B, ठीक है। मोलारिटी पर सेकंड इज इक्वल टू K मोलारिटी इंटू मोलारिटी। मोलारिटी से मोलारिटी कैंसिल, K बराबर हो गया मोलारिटी इनवर्स सेकंड इनवर्स। मोलारिटी इनवर्स का क्या मतलब? सेकंड इनवर्स तो आ गया, सिर्फ सेकंड इनवर्स। तो अब मोलारिटी इनवर्स से क्या मतलब होता है? DM³ पर मोल, लीटर पर मोल है ना, लीटर पर मोल। मोल पे इनवर्स है, लीटर पे नहीं है। ये ऑप्शन हो गया, समझ में आ गई बात? उसको मैंने आगे ओपन कर दिया, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो मसला। तो ये सारे ऑर्डर का फर्स्ट सेकंड थर्ड जीरो ऑर्डर सबका पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ होता है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जब पूछते हैं, ठीक है। 107 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक ऑक्साइड? मोस्ट बेसिक ऑक्साइड, चलो बेसिक तो 2 दिख रहा है यहाँ पर। A तो हटा दो, एम्फोटेरिक है। D हटा दो कि ये एसिडिक है।
बी और सी दोनों बेसिक है। अब मोस्ट बेसिक से मुराद क्या, शायद जो अल्कली मेटल से बनता है वो ज़्यादा बेसिक होगा, जो अल्कली मेटल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं बनिस्बत अल्कली अर्थ मेटल के, तो मैं सी होना चाहिए शायद, सही है। कभी बार कॉमन सेंस भी काम आता है इंसान का। अच्छा मुझे नहीं पता ऐसा होता है मोस्ट बेसिक वन है, बस बेसिक होता है, लेकिन दिमाग लगा लिया कि वन ए ग्रुप है तो दैट सी बात है मोस्ट बेसिक, उसको स्ट्रॉन्ग बेस ज़्यादा इसका बनता है, दैट्स वाई। 108 है द pH ऑफ प्योर वाटर, ये तो बच्चों वाला एमसीक्यू है, 7 हो गया। 109 है बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट, बॉयल्स लॉ क्या बताता है इसमें से, सी प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बिल्कुल से सी ऑप्शन होगी, ठीक है। अच्छा जो बच्चे जैसे फार्मडी का टेस्ट जैसे डाउ का या JSMU का होता है ना, उसका पास पेपर इतना आराम से मिलता नहीं, बट उसमें इसी तरह के एमसीक्यूज आ रहे होते हैं जिस तरह से सॉल्व कर रहे हो। तो जो जैसे जो फार्मडी आप अप्लाई करना चाह रहे हो या DPT अप्लाई करना चाह रहे हो तो इसी तरह के एमसीक्यूज होता है। MD-CAT में अब जाकर ऐसे एमसीक्यूज आ रहे हैं, वरना पहले नहीं आते थे, अब जाकर आ रहे हैं। लेकिन फार्मडी का हमेशा से ही ऐसा एमसीक्यूज रहा है, डाउ का और JSMU का, कभी भी मुश्किल नहीं आया उसमें आज तक। 110 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन मतलब कौन है इसमें से, एयर, ब्लड, सॉइल, मिल्क। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब इसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन। नूरनाज कुछ कह रही है आप, आपने बोला है आंसर, किसने बोला अभी, ए ऑप्शन ना, सही तो कह रही है, आप ही ये बोल रहे हो तो सही तो बोल रहे हो, तो कॉन्फिडेंस में बोलो ना बेटा। एयर है ना हमारा होमोजेनस मिक्सचर, एयर सॉल्यूशन होता है गैसेस का, ये सारी गैस मिली हुई है और यूनिफॉर्म स्टेट में आई हुई है। बाकी ब्लड, सॉइल, मिल्क सारे, ब्लड हमारा सस्पेंशन है, सॉइल, ब्लड हमारा कोलॉइड है, मिल्क भी कोलॉइड है, सॉइल हमारा सस्पेंशन है, ठीक है। वन 175 है देन 175, ये क्या हो गया, 110 175 में जंप हो गया डायरेक्ट, पता नहीं, चलो पेजेस भी बढ़ रहे हैं क्या, 21 से 21 से डायरेक्ट पहुंच गए हम लोग। ये क्या पता PDF कंपाइल होने में मैंने आगे पीछे कर दिया, क्या पता आगे से, तो ये 175 डायरेक्ट आ रहा है 110 से, तो आगे कहीं पर फिर 111 से शुरू हो जाएगा। अच्छा लेकिन ये MCQs कंप्लीट रैंडम है, तो कहीं से भी शुरू करो आपको कैसे मिलेंगे, मतलब समय कहीं बीच से भी रैंडम ही आएगा ये। तो आप देखो टोटल पेजेस इसके अंदर बहुत सारे हैं, कितने टोटल पेजेस दिख रहे हैं आपको, 134 पेजेस हैं ये, तो कहीं से भी शुरू करोगे आपको रैंडम MCQs मिलेंगे। अब ये 32 पेज आया, बीच में स्किप हो गया लेकिन, तो 175 है द नोबल गैस विथ हाईएस्ट एटॉमिक मास इज डैश, किस नोबल गैस का एटॉमिक मास हमारे पास हाईएस्ट होगा, जो सबसे नीचे पाया जाएगा। सबसे नीचे कौन सा होता है, रेडॉन होता है, Rn, ये ऑप्शन हो गया। इसके बाद 176 है द फार्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट इज डैश, अमोनियम सल्फेट का फार्मूला क्या है, यस ए ऑप्शन बिल्कुल, सल्फेट का 2 यहाँ गया, 1 यहाँ गया, ये ऑप्शन हो जाएगा। 177 है द डेंसिटी ऑफ अ गैस इज मैक्सिमम एट डैश, गैस की डेंसिटी मैक्सिमम कब होती है, सबसे ज़्यादा कब होती है, तो डेंसिटी बराबर किसकी होता है, PM/RT के होता है ना भाई, ये बराबर डेंसिटी ज़्यादा कब होगी, जब टेम्परेचर हाई होगा, नहीं हाई होगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, लो टेम्परेचर होगा, हाई प्रेशर होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 178 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, इनमें से कौन आयनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक है जो आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड ही है। सॉल्युबल इन वाटर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। 179 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस को कौन सा इंडिकेटर डिटेक्ट करता है, बनाया है स्कूल में, बनाया कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया है, तो कैसे चेक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बने, लेटमस पेपर डाल के चेक करते हैं, तो वो ब्लू लेटमस पेपर डालते हैं तो रेड हो जाता है वो, क्योंकि एसिडिक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, डेट्स ऐसा ये देखा है, ऐसा किया आप लोगों ने, उसका सॉल्यूशन जो है वो
तो ये ब्लू लिटमस इसका आंसर होगा ना, ये ऑप्शन ना, सॉरी लाइम वाटर। ओके सही। असल ब्लू लिटमस पेपर देखो, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक गैस है, खुद एसिड नहीं है। हाइड्रो HCl जो गैस बनाते हैं ना, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, उसमें हम लोग लिटमस पेपर डाल सकते हैं, तो वो हमारा रेड को ब्लू करता है, सॉरी ब्लू को रेड करता है। जब HCl गैस अगर आपने बनाई है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में फिर हम पहले वाटर ऐड करते हैं, पहले उसमें पानी डालते हैं, पानी डाल के उसको मिक्स करते हैं, देन उसमें लिटमस पेपर डालते हैं। तो फिर चूँकि वो जब कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर ऐड करते हैं ना, तो फिर वो कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन करता है, और कार्बोनिक एसिड देन एसिड होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली गैस के फॉर्म में अगर हमें टेस्ट करना है उसके प्रेजेंस को, तो हम लाइम वाटर यूज़ करते हैं। क्योंकि आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, पता है ये बात आपको। क्योंकि जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे ना बेटा, ये लाइम हो गया हमारा लाइम वाटर, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, CaCO3 बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। तो अगर आप लाइम वाटर ऐड करेंगे ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, उसको शेक करेंगे तो लाइम वाटर ट्रांसपेरेंट होता है, उससे वो ना दूध के कलर का हो जाता है, वाइट हो जाता है। या नॉर्मली भी आप पानी में चूना मिला दें, लाइम वाटर बन गया, उसके बाद स्टोर डालकर उसमें फूकें, ब्लो करें उसको, और आप उसमें बुलबुले बनाते रहे, बबल्स बनाते रहे स्टोर डाल के ना, तो एक वक्त आएगा कि वो जो लाइम वाटर है ना, वो ट्रांसपेरेंट से बिल्कुल मिलके दूध जैसा हो जाएगा, क्योंकि आप उसमें अपने माउथ के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड ब्लो करोगे अपने लंग्स के थ्रू। तो ये लाइम वाटर ही इसका करेक्ट आंसर है, सही कह रहे हैं। ठीक, गैस के फॉर्म अगर चेक करना है तो थोड़ा अलग ही MCQ आ गया, प्रैक्टिकल बेस पर ही इसमें था। ठीक है, 9 में भी MCQ सही, आखिरी चैप्टर में, चैप्टर 8 में। अब चूँकि आप तो भूल गए होंगे ना, क्योंकि 9 में मुझे पता है कि MCQ था चैप्टर 8 के एंड में कि विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, उसमें ऑप्शन में CO2 था। 9 की न्यू बुक आप लोगों ने पढ़ी है ना, उसके आखिरी चैप्टर 8 के बिल्कुल एंड बुक के MCQ उसके अंदर था। अच्छा, चूँकि आपने तो बहुत पहले पढ़ लिया, 4 साल लगभग उससे भी ऊपर होने वाला है, और मैं तो हर साल पढ़ाते रहता हूँ, नेक्स्ट एवरी ईयर। मेरे ध्यान में तो हर वक्त वैसे तरोताज़ा जैसे उस टाइम पे था, आज भी, लेकिन आप भूल चुके होंगे। जब आप पढ़ाएंगे तो आपको फिर अंदाज़ा होगा क्या ये चीज़ थी। हम भी भूल गए थे जब हम सेकेंड ईयर में आए थे 9 की चीज़ों को, लेकिन एज अ टीचर इसलिए नहीं भूल पाते क्योंकि हमें कॉन्स्टेंट हम पढ़ाते रहते हैं उसी चीज़ को हर साल। तो सिंपल सी बात है, तो याद रहता है इसलिए। विच एलिमेंट इज अ मेटालॉइड, इसमें से कौन सा एलिमेंट मेटालॉइड है? मेटालॉइड मतलब सेमी मेटल, सिलिकॉन होता है, बहुत आसान, सेमीकंडक्टर है ना ये, बी ऑप्शन। 181 है, विच स्टेटमेंट अबाउट नोबल गैस इज करेक्ट? नोबल गैस के बारे में कौन सी बात सही है? बहुत आसान, वेरी इजी, क्या? सी ऑप्शन, दे आर मोनोएटॉमिक एंड इनर्ट, इनर्ट होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, सी ऑप्शन। 182 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन अल्कली मेटल्स? डाउन द ग्रुप अल्कली मेटल में क्या चीज़ इंक्रीज होगी? आसान है, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, सी ऑप्शन। 183 है, विच वन इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? बड़ा था इंटेंसिव, एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? दैट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसमें से अमाउंट पर कौन डिपेंड करता है? 3 इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक एक्सटेंसिव है। यस, बिल्कुल सही कहा मुकद्दस ने, वॉल्यूम। कि वॉल्यूम टेम्परेचर, अमाउंट बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, अमाउंट कम करेंगे वॉल्यूम कम हो जाएगा। 184 द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन Fe2O3 इज डैश। फेरिक ऑक्साइड में Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +3 होगी, क्योंकि तो Fe2O3 लिखा हुआ है ना बेटा, तो ये -3 हो गया और ये +3 हो गया, तभी बैलेंस इंटरचेंज हो गई उस तरह से। पता है ये सबको, +3 आ गए। 185 में विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? इनमें से हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी भाई? H2O, बिल्कुल सही कहा, वाटर की होगी, ये बाकी सारे गैस हैं और भाई यही लिक्विड है। 186 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ओनली? किसमें सिर्फ LDF पाया जाएगा, लंडन डिस्पर्जन फोर्स पाया जाएगा?
इसमें पाया जाएगा जो सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें सिर्फ लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस मौजूद होती हैं। नॉन पोलर कौन सा है इसमें से? CO2 में लंडन डिस्पर्जन फोर्स है। दैट्स इट, बी ऑप्शन। ठीक है। 187 है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन? यार तो आसान है, सी ऑप्शन, इसका तो पूरा चैप्टर पढ़ के रखा हुआ है हमने। 188 है, विच बॉन्ड एंगल इज प्रेजेंट इन मीथेन मॉलिक्यूल? 109.5 डिग्रीज। 189 है, विच टाइप ऑफ सॉलिड इज डायमंड? डायमंड किस तरह का सॉलिड है? कोवेलेंट नेटवर्क, डी ऑप्शन। 190 है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन की पोटेशियम पर मैंगनेट? हाँ, +7 होती है। 191 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल कंडीशन फॉर गैसेस? इनमें से कौन से गैसेस के लिए आइडियल कंडीशन नहीं है? बताइए। हाई प्रेशर, क्योंकि हाई प्रेशर जब होगा तो वॉल्यूम 0 हो जाएगा। 192 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक प्रोसेस? बहुत आसान, एवोपरेशन, सी ऑप्शन। 193 है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर? एसिटिक एसिड, बी ऑप्शन। 194, विच अल्कली मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव? गलत जवाब, सीजियम होगा ना भाई, दैट कैन लॉस इलेक्ट्रॉन मोस्ट इजली, बट लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बट इट्स नॉट द मोस्ट रिएक्टिव। Cesium will be the most reactive. 195 what is the formula of mass of NaOH? सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा? यार मॉलिक्यूलर मास वही फॉर्मूला मास, इसमें क्या है? गिन रहे हो, जोड़ रहे हो बैठ के अभी इसमें आपको 40 होगा और कितना हो तो याद होना चाहिए आपको। 196 है, विच कंपाउंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर? इसमें से कौन पानी में डिजॉल्व नहीं होगा? स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कौन सा है इसमें से? AgCl, सिल्वर क्लोराइड। 197 है, द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस इज डैश? हाँ, मीथेन, डी ऑप्शन। 198 द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वॉज गिवन बाय डैश? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने पेश किया? 9 क्लास की बात है ये तो, 9 के भी ओल्ड बुक में ये मेंशन था, न्यू आप लोगों ने तो पढ़ा ही नहीं होगा कभी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है? कैसे पता? कैसे पता भी होगा? तुक्का कैसे? नहीं, तुक्का मारो, पक्की बात है, तुक्का ही मारो। सही तुक्का यार तुम लोगों का, बी ऑप्शन। लवॉइजर ने दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कहता है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। अच्छा, आप लोगों की क्लास 9 में जब पढ़ा था तो 9 में न्यू बुक पढ़ी थी ना आप लोगों ने, और आप ही के ईयर में न्यू बुक आई थी क्या 9 की? तो आप, हाँ, तो फिर आप लोगों ने ओल्ड बुक भी पढ़ा था, मुझे याद है। 1 चैप्टर या 2 चैप्टर मैंने तो पढ़ाया था, मानिया था, आप तो 9 क्लास में थी, आप थी ना 9 क्लास में, तो मैंने आप लोगों ने अपने अपने कोचिंग में पढ़ा होगा, बाकी जहाँ भी पढ़ा था आपने तो ओल्ड ही बुक पढ़ा है, आपको तो ज़्यादा आना चाहिए। तो उसमें फिर मैंने पढ़ाया था, उसमें चैप्टर 1, 2 हमारा चल रहा था, तो न्यू बुक आई थी केमिकल कॉम्बिनेशन, वो हम लोग पढ़ रहे थे, देन न्यू बुक आई थी, तो दोबारा से फिर हमने चैप्टर 1 से स्टार्ट किया। तो वहाँ से शायद आपके जहन में हल्का फुल्का है एच शेप ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो था, लेंडोल्ट एक्सपेरिमेंट जो कहलाता था, वो सब याद है ना? वो फिर टेस्ट वेस्ट भी हो गया था उसका, फिर वो ख़त्म हो गया था। इस वजह से जहन में ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड है जहाँ पर चीज़ें छुपी हुई होती हैं। और मुझे लग रहा था तुक्का मारे, कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ सुनी भी होती है, आपको अंदाज़ा नहीं होता। वो सबकॉन्शियस माइंड अल्लाह ने बनाया है कि एक बार भी आपने कोई बात सुन ली ना, वो कहीं ना जहन में छुपी होती है, फिर वो फ़ौरन से आती है। जबकि एक ज़माना हो गया और वो बाद में पढ़ा ही नहीं कभी, जो बुक चेंज हो गई तो कभी पुरानी बुक उठाई भी नहीं, वो उसके बाद नहीं उठाई और ज़माना ख़त्म हो गया। ना एग्ज़ाम में पढ़ा, ना किसी टाइम पढ़ा, ना टेस्ट में पढ़ा, ना मिड टर्म में, ना फाइनल टर्म में, लेकिन एक जहन में एक चीज़ छुपी थी तो वो चीज़ जहन में आती है कि लवॉइजर कहीं सुना हुआ है आपने, वरना डॉल्टन, बॉयल, एवोगाड्रो भी दे सकता था, ये सब बड़े साइंटिस्ट हैं, छोटा तो कोई भी नहीं है इनमें से। तो ये आपके, दैट इज़ द पावर ऑफ योर माइंड दैट अलमाइटी अल्लाह हैज़ क्रिएटेड। 199 है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ बॉन्ड इन NO3- आइन? ये क्या आ गया भाई? NO3- आइन में कौन सा बॉन्ड है?
नाइट्रेट आई नहीं हमारा। बॉन्ड बना के चेक कर लेते हैं। ये हमारा नाइट्रोजन आ गया, एक ऑक्सीजन यहाँ ले लेते हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ ले लेते हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ ले लेते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। एक ने डबल बॉन्ड बना लिया यहाँ से, एक ने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया यहाँ से। अब ये एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसके पास बचा है। एक इलेक्ट्रॉन से इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग तो कर नहीं सकता, नहीं कर सकता ना। एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन के साथ इसके साथ बॉन्ड बना, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी हो गया ना, NO2 हो गया ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं और से चाहिए होगा, कहीं से भी इसको चाहिए बाहर से। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर ये ले लेगा, फिर इसके साथ ये इस तरह से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग है, किसी तरह से इसको बॉन्ड बना लेगा। तो ये पूरा इस पर जो है वो हमारा -1 चार्ज आ जाएगा, चूँकि एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा नाइट्रेट कहीं और से इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाने के लिए। सिंगल डबल कोऑर्डिनेट रेजोनेंस, कोऑर्डिनेट तो इसमें तो डबल भी बन रहा है। नहीं, असल में देखो जब कोई इलेक्ट्रॉन लिया जाता है ना, रिसीव हो जाता है कहीं बाहर से, खासतौर पर जब आइंस की फॉर्मेशन हो रही होती है, जैसे नेगेटिव आइन बन गया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले रहे हैं, उसके बाद बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये एक स्पेशल टाइप है, ये आउट ऑफ द कोर्स है, इसको रेजोनेंस बॉन्ड कहा जाता है। या आप डी ऑप्शन देखो, इसका आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे इंडस्ट्री लेवल पर जाकर। तो ये रेजोनेंस एक अलग किस्म को बॉन्ड होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है पहले एटम, देन बॉन्ड बनाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं इसके बाद बॉन्ड बनाने के लिए, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन ले रहा है फिर बॉन्ड बना रहा है, तभी चार्ज क्रिएट हो रहा है नेगेटिव। तो ये रेजोनेंस बॉन्ड कहलाता है, बड़ी आएगा नहीं आपका, इसको छोड़ें, ये बहुत ही आउट MCQs है। 200 है MCQs है कि व्हाट इज़ द pH ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH कितना होगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो हमने बेटा ये यहाँ तक हमने 200 MCQs यहाँ पे हमने देख लिए इसके, तो दे आर इजी MCQs ना। तो बाकी MCQs जाहिर सी बात है कि नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, काफ़ी सारे प्रैक्टिस कर लें। 200 तो नहीं हुए, बट बीच से स्किप हो गया है, बट इसी तरह के MCQs की प्रैक्टिस आपको करनी है। तो PDF मैंने इसका भेजा भी आपको, आप बोलेंगे दोबारा भेज दूँगा, कोई ऐसा मसला नहीं है, ताकि आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकें। इंग्लिश के भी मैंने बोला तो जो बच गए आप खुद कर लें। लॉजिकल रीजनिंग में भी बहुत सारे एक्स्ट्रा थे, वो भी आप कर सकते थे। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस के लिए सारे MCQs हैं कि आप प्रैक्टिस करते जाएं, जितना प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छी खासी चीज़ें आपको भी आती हैं। ठीक है, तो 1 मिनट।